अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि हमें दिया गया है कि द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ एयर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस हमने उसका इंक्रीज किया है और 5 ग्राम हमारा क्या है, एयर है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, इट मीन्स डेल्टा वी जो है वो इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। W वर्क डन जो है सिस्टम में वो आपका 0 होगा। ओके, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। हमें डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये बोल क्या रहा है कि CV जो है स्पेसिफिक हीट वो हमें दिया हुआ है 0.172 कैल्विन, सॉरी कैल्विन नहीं, कैलोरी है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए CV जो है वो आपको बहुत बार कैसे दिया जा सकता है, CV इज इक्वल टू कुछ क्वांटिटी होगी, सो कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है कि जूल पर मोल पर केल्विन दिया जा सकता है, जूल पर ग्राम, ग्राम दिया जा सकता है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। यानी इन क्वांटिटीज में से कोई भी हो सकती है कि यहाँ पर मोल आ सकता है, ग्राम आ सकता है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर आपका जूल आ सकता है, कैलोरी आ सकता है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आ सकता है या फिर केल्विन आ सकता है। सभी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। बट देखिए यूनिट्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर यहाँ पर हमें ग्राम दिया गया है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था डेल्टा यू के लिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, अब यहां से क्या है, ये क्वांटिटी 0 हो गई तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और डेल्टा यू जो है CV डेल्टा टी होता था और इनटू हम नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लाई करते थे। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ पर किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लाई करेंगे या किस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेम्परेचर डिफरेंस तो आप चाहे केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज डिफरेंस तो आपका सेम ही होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों स्केल्स में। ओके, बट डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप किसी टर्म का। यहाँ पर दिया गया है कैलोरी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैलोरी या फिर जूल होगा। बट पर में क्या दिया गया है, ग्राम दिया गया है। इट मीन्स अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर का और जो ग्राम है उसका मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे कैलोरी मिलेगा, जो कि रियल में एनर्जी का टर्म होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, मोल की जगह उसका मास लेना पड़ेगा, जो कितना दिया गया है 5 ग्राम दिया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ मोल होता तो हमें यहाँ पर दिया होता कि हाइड्रोजन गैस है कि कौन सा गैस है। ओके, सपोज हमारा हाइड्रोजन H2 गैस होता तो इसके लिए 2 ग्राम होता है मास, और यहाँ पे 5 ग्राम दिया गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 करके हम मोल निकाल लेते। ओके, मोल के हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। CV कुछ पर मोल में कुछ वैल्यू दिया होता। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा होगा, ग्राम होगा या मोल होगा, दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। यहाँ पर कैलोरी दिया हुआ हो, अगर हमें जूल में वैल्यू पूछी गई हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है हमारे पास कि 1 कैलोरी जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, यहां से देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पर 4.18 जूल। यहां पर देखिए थोड़ा डिफरेंट टर्म में लिखा हुआ है कि इतना जूल है पर केल्विन। ओके, और वहां पर हमें 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, दोनों में डिफरेंस नहीं है कि 1 कैलोरी में इतना जूल है। इसी तरीके हमने यहाँ पर लिखा है कि पर कैलोरी में इतना जूल है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ से किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से अगर जूल में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली 1 केल्विन की जगह, यूनिट की जगह इसका वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस टर्म का। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली आप कर लो। CV कितना है, CV अपने को दिया हुआ है, डेल्टा T कितना दिया गया, 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, M आपको दिया गया है 5 ग्राम कितना है, तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आप 4.18 का मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू जो भी आएगा वो आप जूल में निकाल सकते हो। और इसका जो वैल्यू है वो आपका 3.59 जूल आता है। आप वैल्यू है वो क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं।
हमें दिया गया है कि 1 kg ऑफ वाटर 1 kg ऑफ वाटर इज बॉइल्ड अंडर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। P आपका कितना है 2 atm, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां से आप चेंज कर सकते हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MKS में चेंज कर सकते हो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, MKS में ही फाइंड आउट करोगे कितना प्रेशर होगा। देन बोल रहा है टेम्परेचर आपका 120 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर अपना दिया गया 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड स्टीम अंडर गिवन कंडीशन, वॉल्यूम दोनों का दिया गया है, V वाटर का इज इक्वल टू कितना जाता है 10⁻³ मीटर क्यूब, जो कि नेग्लिजिबल ही है एक तरीके से, और V वेपर का कितना होगा 0.825 इंटू नहीं है आपका मीटर क्यूब है। ओके, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करना है हमें, वर्क डन फाइंड आउट करना है कितना वर्क डन होगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा यहां पे। दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां पर आपको जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीटली एक तरीके से समझना जरूरी है समझना। ओके, अदरवाइज आप क्वेश्चन है वो गलत कर दोगे। ओके, सो सबसे पहले देखिए 1 kg हमें वाटर दिया गया है, वो बॉईल कर रहे हो आप। ओके, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर। अब नॉर्मली आप सोच के देखो कि 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्या वो वाटर में ही रह पाएगा, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वेपर बन जाता है। बट हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। वो केस होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बट हम क्या करेंगे प्रेशर 2 टाइम्स कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज करते ही आपका जो वेपर है वो बनना थोड़ा कम हो जाएगा। इट मीन्स प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपका वेपर पॉइंट है वो ज़्यादा टेम्परेचर तक चला जाएगा। ओके, बट फिर भी वेपर बनेगा 120 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा टेम्परेचर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी। ओके, ये जो चीज़ है कि किस तरीके से प्रेशर से आप जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ये आपका क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, उसका पार्ट है जो हम डीपली डिस्कस करेंगे बाद में। बट यहाँ पर नॉर्मली पता होना चाहिए हमें कि प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके, बट ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे यहाँ पर। ओके, बट हमें पता है कि हाँ, पानी जो है वो वेपर में भी है और वाटर दोनों कंपोनेंट में है, और जो दोनों का वॉल्यूम दिया गया है। देखिए वॉल्यूम वाटर का है, नेग्लिजिबल है, इसको चलो छोड़ ही दीजिए, नेग्लेक्ट ही कर दीजिए। ओके, अब देखिए 0.825 मीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम हो जाता है वेपर का। ओके, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना वर्क डन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सिस्टम जो है वो कैसे आया, कि हमारे पास वाटर था। ओके, वो वेपर में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तक गया होगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये फिर क्या चेंज हुआ होगा, चेंज इन वेपर हुआ होगा, और फिर हो सकता है वेपर का भी टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोसेस है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ओके, अब देखिए जैसे ही वाटर आपका बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, अगर हमें वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया जाए, सपोज Cp उसका स्पेसिफिक CV अगर आपका स्पेसिफिक हीट है वाटर के केस में, ओके, देन ये कितना होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हो, देन कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है आपके लिए। ओके, सो वो जो है वो आप CV डेल्टा T से फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा U। ओके, कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने से। ओके, बट जब आपका फेज चेंज हो, ये तो क्या है यहाँ पर किसी भी तरीके का डोंट हैव एनी फेज चेंज। ओके, बट अगर यहां पर अगर फेज चेंज हो रहा है,
ओके, फेज चेंज होने में हमने चेक किया था कि आप एनर्जी देते जाओ बट वो एक तरीके से इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बट हमें पता है वहाँ पर भी थोड़ा अमाउंट है एनर्जी का वो कंज्यूम होगा। सो वहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल होता है, m इंटू एल। एल जो है वो आपका क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट देखिए क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां से आप यूनिट से भी चेक कर सकते हो, 2.20 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी। अब अगर मैं केजी का मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, जूल मिल जाएगा। इट मीन्स पर केजी सब्सटेंस को फेज चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो इतना होगा, वही आपका लेटेंट हीट होता है। सो यहाँ पर अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो हीट एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड to change the 1 kg substance phase। ओके, आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ओके, इट मीन्स 1 kg सब्सटेंस का फेज चेंज कर रहे हो तो आपको कितना हीट रिक्वायर है, वो आपका लेटेंट हीट होता है। और इसको आप मास से मल्टीप्लाई करके, जो कि केजी में होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर ग्राम भी हो तो आपको मास ग्राम में लेना पड़ेगा, यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो जो भी आपका चेंज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी हीट एक्सचेंज है, यहाँ पर डेल्टा यू नहीं लिखना चाहिए, हमें डेल्टा क्यू लिखना चाहिए इसको, कि कितना हीट में चेंज होगा। उसी तरीके से इसको डेल्टा क्यू ही लिखना चाहिए वैसे, कि कितना हीट हमें उसको देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए दोनों चीज़ें हैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जानी चाहिए। ओके, सपोज यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या था, 50 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, इसको हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। ओके, तो इस केस में जो चेंज इन एनर्जी है या फिर जो हीट प्रोवाइडेड है वो कितना होगा, CV डेल्टा टी। ओके, बट फेज चेंज होने में कितना आ गया, m इंटू एल। ओके, अब फिर भी अगर टेम्परेचर 100 से चेंज हो रहा है 120 डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका फिर से हो जाएगा CV डेल्टा टी फिर से। बट ये स्पेसिफिक हीट है, ये किसके लिए होगा, वेपर के लिए होगा, और ये स्पेसिफिक हीट है वो वाटर के लिए होगा। दोनों डिफरेंट केसेस होंगे। और टोटल जो हीट एक्सचेंज है डेल्टा क्यू टी, वो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो, सबको समेशन करना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ समझने वाली कि फेज ट्रांजिशन का एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करते हो, और नॉर्मल अगर टेम्परेचर चेंज होता हो किसी सब्सटेंस का विदाउट एनी फेज चेंज, वो कैसे आप फाइंड आउट करते हो, जो एनर्जी है हीट एक्सचेंज है वो। ओके, सो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। लेटेंट हीट वैसे हम जो क्लासियस कैलेप्रोन इक्वेशन है वहाँ डिस्कस करेंगे एंट्रोपी वाले टॉपिक में, बट यहाँ इतना डीपली नहीं डिस्कस करना। बट इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन कितना होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब देखिए P तो हमें दिया गया है प्रेशर, यहां से हम क्या प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चेंज इन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम वेपर का कितना था स्टार्टिंग में, 0 वॉल्यूम था ना, वाटर लेके चले थे, इट मीन्स जो वेपर का वॉल्यूम था वो कितना था, 0 था। बट अब कितना हो गया है, 0.825 मीटर क्यूब। इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जो है वो अपने को कितना दिया गया है, 0.825 मीटर क्यूब, और प्रेशर आपको यहां से दिया ही गया है, ये रहा। ओके, इसको MKS में चेंज कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, डेल्टा डब्ल्यू आपको क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या काम आता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा यू भी फाइंड आउट करना है। डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यही तो होता है यहाँ पर, सॉरी एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा। अब देखिए ये तो हमें पता लग गया, अगर ये हमें और पता लग जाए कि हीट कितना उसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें क्या है, वाटर सबसे पहले ही दिया ही गया था कि इतने टेम्परेचर पे है वाटर। ओके, प्रेशर इतना है। ओके, और इसी
कंडीशन में इतना वॉल्यूम दिया गया था। इट मीन्स हमें किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज का नहीं दिया गया है। इट मीन्स जो ये हम निकालते थे ना किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट चेंज होगा, वो हमें नहीं दिया गया। बट हमें देखिए सिर्फ यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो डेल्टा क्यू हीट कितना, हीट एक्सचेंज देखिए वाटर का किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से वेपर का किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। इट मीन्स ओनली फेज चेंज हो रहा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा। सो फेज चेंज के लिए कितना हीट एक्सचेंज होगा या फिर हीट रिक्वायर कितना होगा, वो किसके इक्वल हो जाता है, लेटेंट हीट इंटू उसका मास, कितना मास होगा उस सब्सटेंस के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि हमारा सब्सटेंस कितना था। सब्सटेंस हमारा 1 kg है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली वेपर में चेंज हो रहा है लगभग 0.825। ये तो वॉल्यूम आपका नेग्लिजिबल ही है, बट ये जो टोटल चेंज हो जाता है आपका वेपर में। सो आपको करना क्या है कि m इंटू एल अगर आप कर दोगे तो आपके पास कितना हीट एक्सचेंज होगा इन फेज चेंज, वो आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है सिस्टम में, 120 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ओनली फेज चेंज की वजह से हीट एक्सचेंज होगा और लेटेंट हीट हमें दिया गया है, m हमारा 1 kg हो जाता है सब्सटेंस का वेट। ओके, सो ml हमारा निकल जाएगा और डेल्टा w है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया ही था। आप डेल्टा u जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। और यहाँ से देखिए कि आपका जो वर्क डन है वो 0.167 इंटू 10⁶ जूल आता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 2.03 इंटू 10⁶ जूल आता है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यूज को। ओके, अब यहां से देखिए हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन और हीट एक्सचेंज की वजह से होगा। ओके, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू वो क्या है, नेग्लिजिबल है कंपेयर टू 2.03 और ये 0.167 है और ये 2.038 मीन्स ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली 92% होगी। क्या, जो डेल्टा क्यू है वो 92% होगा किसका, टोटल का, टोटल डेल्टा यू का 92% जो है वो आपका इसका कंट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, लेटेंट हीट। इट मीन्स लेटेंट हीट आपका वर्क डन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए जो डेल्टा यू है, ओके, इसको हम इंटरनल स्पेसिफिक हीट भी, इंटरनल लेटेंट हीट भी बोलते हैं। इंटरनल लेटेंट हीट ये भी बोला जाता है डेल्टा यू को, इंटरनल एनर्जी को। ओके, इंटरनल लेटेंट हीट बोला जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, और आपको यहाँ पर जो फेज चेंज में कितना एनर्जी एक्सचेंज होता है और टेम्परेचर चेंज में कितना होता है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो टेम्परेचर चेंज में है वो आप क्या करते हैं, CV डेल्टा T करते हो डेल्टा Q। ओके, और फेज चेंज में M इंटू एल करते हो डेल्टा Q। ओके, और यहाँ पर सपोज वाटर का था, सो CV आपका वाटर का अलग होगा, स्टीम के लिए अलग होगा, आइस के लिए अलग होगा। ओके, उसी तरीके से लेटेंट हीट भी अलग अलग होता है, वेपराइजेशन के लिए अलग होता है। ओके, और कंडेंसेशन के लिए अलग होता है, जिसके लिए L आपका नेगेटिव होगा, इट मीन्स एनर्जी रिलीज होगा। ओके, सो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे, बट हम लेटेंट हीट वगैरह और इन सब टॉपिक्स को क्या है कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बाद में। बट यहाँ पर तो क्या है, फर्स्ट लॉ का यूज़ था वो समझने के लिए था, बट ये चीज़ है कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे जो फेज चेंज है उसके अंदर कितना अमाउंट होता है एनर्जी का और हीट उसको टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट एक्सचेंज होता है। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट होता है। ओके।